किसी एक महापुरुष ने कहा था कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। अर्थात एक राष्ट्र का विकास, एक राष्ट्र का डेवलपमेंट बच्चों के ऊपर ही निर्भर करता है और बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होता है कि उनके परवरिश, उनके भरण पोषण, उनके पालन पोषण पर ध्यान दिया जाए। उनको कैसी शिक्षा मिल रही है, उनको क्या खाना दिया जा रहा है, वो कैसे माहौल में रह रहे हैं। और ये सब काम एक बेहतर, एक उन्नत, एक उचित जो संरक्षक है या गार्जियन है उसके अंडर में ही हो सकता है। दैट मीन्स कि एक गार्जियन का, एक संरक्षक का, एक अभिभावक का रोल एक बच्चे के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए अलग अलग लॉ के अंतर्गत, कई पर्सनल लॉ के अंतर्गत गार्जियनशिप की व्यवस्था भारत में दी गई है। और आज के इस वीडियो में हम हिंदू लॉ के अंतर्गत दिए गए गार्जियनशिप के जो प्रोविज़न, जो हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गार्जियन के या संरक्षक के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। बेसिकली एक गार्जियन या अभिभावक का मतलब हर उस व्यक्ति से होता है जो किसी बच्चे की देखरेख करते हैं या बच्चे की प्रॉपर्टी की देखरेख करते हैं या बच्चे और उसके प्रॉपर्टी दोनों की ही देखरेख, उनका संरक्षण करते हैं। हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट के अंतर्गत दिए गए डेफिनेशन, जो कि सेक्शन 4B में दिया गया है, उसके अंतर्गत भी यही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर गार्जियन का मतलब हर उस व्यक्ति से होगा जो कि एक माइनर पर्सन की देखरेख करता है, माइनर पर्सन की देखरेख का उसके पास अधिकार होता है, या फिर उनकी प्रॉपर्टी, उनके स्टेट, उनकी संपत्ति का देखरेख का जो अधिकार होता है वो होता है, या फिर उन दोनों के ही देखरेख का पालन पोषण, भरण पोषण और जो भी संरक्षण का जो है वो अधिकार उनको मिला होता है। और इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं एक नेचुरल गार्जियन या टेस्टामेंट्री जो गार्जियन होते हैं वो, या फिर वो गार्जियन जिनको कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और चौथे पॉइंट के अंतर्गत वो व्यक्ति जिनको एम्पावर किया जाता है किसी अन्य एक्ट के द्वारा या फिर एक जो वार्ड एक्ट है उसके द्वारा। आगे बढ़ने से पूर्व आपको बता दें कि इसके अंतर्गत जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है, उसके अंतर्गत जो भी प्रोविजन दिया गया वो महज 13 सेक्शंस का है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक शिद्दत के साथ इस पूरे बैरक को पढ़ता है तो वो मात्र 15 मिनट में इसको बखूबी निपटा देगा। लेकिन इसका हर एक प्रोविज़न, हर एक सेक्शन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो इसमें दिया गया टाइप्स ऑफ गार्जियन और उनके पावर्स हैं। इसलिए हम बाकी सेक्शंस को ना पढ़ के केवल इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी के सेक्शन नॉर्मल हैं, उनको आप अगर एक बार पढ़ते हैं तो वो आपको बखूबी समझ में आ जाएंगे। तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ गार्जियन एंड देयर पावर्स के ऊपर। तो गार्जियन के कितने टाइप्स दिए गए हैं इस एक्ट के अंतर्गत, वो 3 तरह के गार्जियन बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले गार्जियन जो हैं वो आते हैं नेचुरल गार्जियन, दूसरे के अंतर्गत आते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन, और तीसरे के अंतर्गत जो इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है वो है द फैक्टो गार्जियन का। नेचुरल गार्जियन को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संरक्षक या प्राकृतिक अभिभावक। टेस्टामेंट्री जो गार्जियन हैं उनको वसीयती संरक्षक कहते हैं, और द फैक्टो का कोई भाई हिंदी में मतलब है नहीं, इसीलिए इसको ड फैक्टो गार्जियन ही कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले टाइप के गार्जियन, जो कि नेचुरल गार्जियन के बारे में है या फिर प्राकृतिक अभिभावक के बारे में, प्राकृतिक संरक्षक के बारे में है। तो भैया जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्राकृतिक संरक्षक से मतलब हर उस प्रकार के संरक्षक से होता है जो कि एक व्यक्ति का वास्तव में जो उनके जो वास्तविक माता पिता होते हैं, जो उनके बायोलॉजिकल फादर एंड मदर होते हैं, नेचुरल गार्जियनशिप के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में बात की जाए तो एक बेटे को जो है, बेटे और बेटी को हिंदी में शास्त्रों में आत्मज और आत्मजा कहा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक व्यक्ति पिता बनता है तो उनकी उम्र का, उनकी आयु का 10%, 10वां हिस्सा जो होता है वो उनके बच्चे को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उनका अंश पाने की वजह से उनके बच्चे, अगर लड़का हुआ तो आत्मज कहा जाएगा और अगर लड़की हुई तो आत्मजा कही जाएगी। तो नेचुरल गार्जियनशिप के अंतर्गत जो भी सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट में दिया गया है उनमें सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं फादर, या फिर जो पिताश्री होते हैं वो आते हैं। वो लेजिटिमेट बच्चे, जो माइनर बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो कि माइनर हैं,
उनके जो पहले अभिभावक होंगे, जो नेचुरल गार्जियन होंगे, वो पिता माने जाएंगे। और अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो ऐसी कंडीशन में दूसरे पॉइंट के अंतर्गत दी गई हैं मदर या माताश्री, यानी कि वो नेचुरल गार्जियन मानी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि मान लीजिए अगर बच्चा लेजिटिमेट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसके नेचुरल गार्जियन जो है वो पिता माने जाएंगे। लेकिन अगर ये बच्चा इलेजिटिमेट है, अवैध संतान है, तो उसकी नेचुरल गार्जियन सबसे पहले उसकी माता ही मानी जाएंगी। इसके अलावा बच्चों की कस्टडी के बारे में बात की जाए तो बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता तो ऐसी कंडीशन में 5 साल तक के हर एक बच्चे की कस्टडी उनके माता के ही पास होती है, यानी कि वो 5 साल तक के लिए उनकी नेचुरल गार्जियन नियुक्त रहती हैं। और इसके अलावा इसमें जो तीसरा पॉइंट दिया गया है वो दिया गया हस्बैंड का, यानी कि एक लड़की का जो पति है वो उनका नेचुरल गार्जियन माना जाएगा। यहाँ पर एक नोट डाउन करने वाली बात यह है कि इस एक्ट के एप्लीकेबल होने के बाद से इसके सेक्शन 7 में दिए गए प्रोविजंस के अनुसार एक एडॉप्टेड सन का जो एडॉप्टिव फादर हैं या एडॉप्टिव मदर हैं वो उसके नेचुरल गार्जियन माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एडॉप्टिव फादर और एडॉप्टिव मदर को दोनों को ही यहाँ पर नेचुरल गार्जियन की कैटेगरी में लाया गया है सेक्शन 7 के द्वारा। और सेक्शन 8 के अंतर्गत प्रोविजन दिया गया है पावर्स ऑफ अ नेचुरल गार्जियन की या प्राकृतिक अभिभावक, प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों के बारे में। तो इसमें क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, उनमें सबसे पहली शक्ति ये आती है कि इसमें जितने भी कार्य, जितने भी एक्ट किए जाएंगे, जितने भी एक्शन लिए जाएंगे, वो एक माइनर पर्सन, एक माइनर चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट और उनके जो भी उनकी सुरक्षा है उनके लिए मैंडेटरी और वैल्यूएबल होने चाहिए। यानी कि ऐसे कोई भी एक्शन, ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे जो उनके लिए नुकसानदायक हो, उनके लिए ऐसा हो कि भाई उनका नुकसान हो जाए, उनका घाटा हो जाए। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत जो नेचुरल गार्जियन होगा वो जो माइनर चिल्ड्रन है, जो माइनर पर्सन है, उनकी प्रॉपर्टी का, जो उनकी स्टेट है, उनकी संपत्ति है, उनकी किसी भी संपत्ति को मॉर्टगेज पे या फिर गिफ्ट या किसी तरह की डीड पे नहीं देगा तब तक जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं मिल जाती। इसी के साथ साथ इसमें यह भी प्रोविज़न दिया गया है कि इसमें अगर लीज पे दिया जा रहा है उनकी प्रॉपर्टी को तो ये 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जाएगा। और मान लीजिए वो बच्चा 1 साल के अंदर मेजर होने वाला है, मेजॉरिटी को अटेंड करने वाला है, ऐसी कंडीशन में वो जो लीज है वो 1 साल के ऊपर नहीं दी जा सकती। इसमें तीसरे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि मान लीजिए कि अगर नेचुरल गार्जियन ने बच्चे का जो माइनर पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया, कैसे भी करके उनका डिस्पोजल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा स्वयं या उसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति क्लेम करता है तो ऐसी कंडीशन में वो जो डिस्पोजल किया गया है वो वाइडेबल हो जाएगा। चौथे पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोर्ट तब तक उस नेचुरल गार्जियन को कुछ भी कार्य, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट लेने के लिए परमिशन नहीं देगा जब तक वो कार्य, वो एक्ट, वो कृत्य बच्चे के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा, वो उनके उचित हित के अंतर्गत नहीं आएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत ये बताया गया कि इसमें जो भी कोर्ट से परमिशन ली जाएगी वो परमिशन सेक्शन 29 ऑफ द गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट जो कि दिया गया है उसी के अंतर्गत जो प्रोविजन दिया गया है उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्म में परमिशन ली जाएगी कोर्ट को एप्लीकेशन देके। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में, अर्थात वसीयती संरक्षक के बारे में, जो कि सेक्शन 9 में दिया गया है। तो धारा 9 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि वसीयती संरक्षक से मतलब उस व्यक्ति से होगा जिसको एक नेचुरल गार्जियन के द्वारा बाई विल, उसकी वसीयत के द्वारा अपॉइंट किया गया है किसी माइनर पर्सन के संरक्षण हेतु, उनके गार्जियनशिप के तौर पर, उनके गार्जियन के तौर पर, या फिर उनकी प्रॉपर्टी के हेतु, उनके संपत्ति के हेतु, या फिर उन दोनों के ही, बच्चे और उनकी प्रॉपर्टी दोनों के ही हेतु। यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट की जाएगी वो एक नेचुरल गार्जियन की विल के द्वारा की जा रही है, इसीलिए वो टेस्टामेंट्री गार्जियन तभी से स्टार्ट होगा, तभी से वो व्यक्ति जो कि जिसको अपॉइंट किया गया वो तभी से गार्जियन माना जाएगा जब उस नेचुरल गार्जियन की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसके अंतर्गत एक पॉइंट और दिया गया है, क्योंकि एक अगर मामला इलेजिटिमेट चाइल्ड का या अवैध संतान के विषय में जो उनकी नेचुरल गार्जियन होती हैं वो उनकी माताश्री होती हैं, इसलिए अगर कभी मामला इनके मामले में कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने का है तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो एक बच्चे की माताश्री के द्वारा किया जाएगा।
और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इसमें पावर्स की बात की गई है कि वसीयती संरक्षक के पावर्स क्या क्या होंगे, उनकी शक्तियां क्या क्या होंगी। तो इसके अंतर्गत दिए गए प्रोविजन के अनुसार ऐसा बताया गया है कि इसमें एक टेस्टामेंट्री गार्जियन की सेम पावर होंगी जो कि एक नेचुरल गार्जियन की होती हैं, तब तक उन कंडीशन में जहां तक उस विल में उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। अगर उस जिस विल के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया उसी विल में उनकी पावर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ तरह के एक बाधा लगा दी गई, कोई किसी तरह का अवरोध लगा दिया गया है, तो वो अवरोध उनके ऊपर बखूबी काम करेगा। और सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं सेक्शन 11 के अंतर्गत दिए गए तीसरे टाइप ऑफ गार्जियन के बारे में, जो कि द फैक्टो गार्जियन है। तो द फैक्टो गार्जियन जो है वो किसी भी तरह से किसी लॉ के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जो कि ऑथराइज्ड पर्सन है उसी के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता। इनकी किसी भी तरह की एक लीगल अपॉइंटमेंट, फॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं होती। ये हर वो व्यक्ति होता है जो किसी बच्चे में या बच्चे की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होता है, यानी कि इसमें एक रिश्तेदार भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई पड़ोसी भी हो सकता है एक द फैक्टो गार्जियन, क्योंकि इनको किसी भी लॉ के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा, ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा, प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा इन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता है। इसके बारे में ऐसा था, इस एक्ट के आने के पूर्व ऐसा प्रोविज़न था कि कोई भी व्यक्ति द फैक्टो गार्जियन बन के एक माइनर चिल्ड्रन के बिहाफ पर वर्क करता था और उस चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देता था, बेच देता था, या किसी तरह का क्रेडिट निकाल लेता था, जिससे उस बच्चे की प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाती थी और बड़ा होते होते उस बच्चे के ऊपर ढेर सारा कर्जा लग जाता था। तो इस एक्ट के आने के बाद इस द फैक्टो गार्जियन की जो स्टेटस है इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि किन्हीं कंडीशन में ये फ़ायदेमंद भी होते हैं, इसलिए इनको रिकॉग्नाइज तो किया गया है, लेकिन इनकी पावर्स पे, ये जो इनकी अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स थी, इन पे पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। और ऐसा कहा गया है कि द फैक्टो गार्जियन जो होता है वो मात्र बच्चे की देख रेख कर सकता है, उनका पालन पोषण कर सकता है, उनके लिए जो उनकी हित के लिए आवश्यक कार्य है वो सब कर सकता है, सिवाय कि उनके प्रॉपर्टी को कहीं भी यूज नहीं कर सकता, उनका अब्यूज़ नहीं कर सकता, उनको बेच नहीं सकता, किसी तरह मॉर्टगेज नहीं कर सकता, या सेल, डीड, गिफ्ट कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न और बताया गया, एक चीज़ और बताई गई है कि अगर बच्चे के लिए आवश्यक है, बच्चे के हित के लिए, उनके ग्रोथ के लिए या उनके इंटरेस्ट के लिए आवश्यक है, तो उनके बिहाफ पर एक द फैक्टो गार्जियन जो है वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर कोई सिंपल डेप्ट ले सकता है, जिससे कि बच्चे का हित ना हो। बस इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट में बताए गए हैं जो आपको जानना आवश्यक है। जैसे कि सेक्शन 10 में यह बताया गया है कि एक माइनर व्यक्ति, एक माइनर पर्सन जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत एक गार्जियन बनने के लिए इनकम्पिटेंट माना गया है। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत इसमें सेक्शन 12 के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर मामला एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली का है जिसमें अनडिवाइडेड शेयर ऑफ अ पर्सन है, तो उस अनडिवाइडेड शेयर के मामले में किसी भी माइनर पर्सन के विषय में कोई भी गार्जियन नियुक्त नहीं किया जा सकता। और सबसे लास्ट पॉइंट के अंतर्गत इसमें सेक्शन 13 के अंतर्गत दिया गया प्रोविज़न है जो कि ये कहता है कि काम चाहे कुछ भी हो रहा हो, यहाँ पे एक्शन कुछ भी हो रहा है, एक्ट कुछ भी हो रहा हो, कृत्य कुछ भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर वेलफेयर ऑफ अ माइनर पर्सन या वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ द होल एक्ट। यहाँ पर जितना भी काम हो रहा है वो बच्चे का कल्याण, बच्चे का वेलफेयर जो है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन माना जाएगा, सर्वोच्च जो अधोगति है उसे ही माना जाएगा। तो ये था हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट के अंतर्गत दिया गया सारा प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक्स, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स और सभी चीज़ों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।